बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम कर रहे हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और आज हम अल्लाह ताला के फजल से आखिरी पार्ट पे पहुंच चुके हैं। आज हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये स्पेसिफिकली जो है तहसीलदार के कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बनाई गई थी और आज इसका लास्ट पार्ट है। अगर आपने पहले पार्ट्स को एक्सेस करना है तो प्लेलिस्ट की मदद से आप एक्सेस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी करें। हमने टेनेंसी एक्ट और लैंड एक्विजिशन एक्ट और इसके अलावा अगर कोई एक्ट जो है करना पड़ा तो वो भी इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे और हमें दुआओं में याद भी रखना है आपने। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। ये जो जनरल सेक्शंस हैं इसकी, उसमें सबसे पहले 175 है। इसमें इनक्रोचमेंट से रोकने की बात हुई है कि अगर कोई बंदा कब्जा कर लेता है किसी कॉमन प्लेस के ऊपर, सड़क के ऊपर, किसी तालाब की जगह है, खुश्क हो चुका है या कोई और ऐसी जगह, तो कानून उसके बारे में क्या कहता है, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। और 75A 175A ये अमेंडमेंट हुई है और अगर कोई बंदा पुरानी किताब इसकी एक्ट की उठा के फिर रहा है जिसमें ये नहीं है तो वो इसको तसल्ली से देख ले। ये नई अमेंडमेंट है, इसमें जुर्माना होता है इंक्रोचमेंट पे। 76 है कि जो पेपर्स होते हैं विलेज ऑफिसर के पास, उनके बारे में कानून की क्या राय है, वो पेपर किस मकसद के लिए यूज होंगे। 177 है कि मैप्स और लैंड रिकॉर्ड जो होता है लोगों के लिए उसको इंस्पेक्ट करना या देखना जो है उसकी क्या शरायत है। 178 है कि किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, किसी भी जो ऑक्शन है या किसी ट्रेड में हिस्सा अगर उसने लेना है, ट्रेड करनी है, तो किन किन सूरतों में उसके ऊपर शरायत आयद होती हैं। चैप्टर 15 हम यहां से लेंगे, मिसलेनियस है, कुछ मुश्तरका चीजें। 179 है कि इफेक्ट ऑफ फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स, जब फाइनल हो जाता है ऑर्डर तो उसके बारे में कोई अपील होगी या नहीं। 180 कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ नंबरदार्स, ये जो नंबरदार्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट पे रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, कैसे। 181 कहता है बार ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स अगेन रेवेन्यू ऑफिसर, अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई डिसीजन दे दिया है, कोई डिसाइड कर दिया है मैटर, तो उसके ऊपर कानूनी जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर बार लग जाती है, आप नहीं कर सकते। 182 है पावर टू मेक रूल्स, वेरी जनरल, वेरी सिंपल, जिस तरह पहले होता है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल लेकर पुराने रूल से कंसिस्टेंट चीज हो, इनकंसिस्टेंट ना हो, गैर हम आहंग ना हो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नए रूल्स बना सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें भी बता दी गई हैं कि कौन कौन से रूल्स वो बना सकता है। 183 है रूल्स टू बी मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, तो पुरानी जो पब्लिकेशन हो चुकी है रूल्स में अमेंडमेंट या रूल्स की चेंजिंग की, उसको देखकर रूल्स बनेंगे। 184 कहता है रिपील्स एंड सेविंग्स, यहां पे देखिए कि इस एक्ट के, जाहिर है ये 1967 की बात है, तो जब ये एक्ट आया था तो कौन कौन सी चीजें मनसूख हो गई थी और कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इन इफेक्ट रही हैं। तो गो के ये काफी पुरानी बात है लेकिन इसको हम इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। तो आगाज करते हैं। 175 प्रिवेंशन ऑफ इंक्रोचमेंट अपॉन कॉमन लैंड्स, मुश्तरका जमीनें जो होती हैं उनके ऊपर कानून इंक्रोचमेंट यानी कब्जा करने से रोकता है। Where land which has been reserved for the common purposes of the person residing in the state in which such land is situate has been encroached upon any person, किसी बंदे ने उस पर कब्जा कर लिया, and the land has been shown in the state in the last 3 periodical records made before such encroachment as so reserved, पिछली जो है 3 जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स की अपडेशंस हैं उसके अंदर वो कब्जा उसी का शो हो रहा है। ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर, अच्छा यहाँ पे इस बात को समझ लीजिएगा कि अगर 3 बार पीरियोडिकल रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है और किसी ने उसको नहीं छेड़ा तो उसको, उसके बारे में ये बात होने लगी। रेवेन्यू ऑफिसर में, रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ लैंड ओनर इन स्टेट, उस स्टेट में कोई भी बंदा लैंड
कोई भी बंदा जो है, कोई भी लैंड ओनर उस पूरी स्टेट में वो एप्लीकेशन दे सकता है कि सर मेरे भी इस्तेमाल में ये जगह होनी थी या कानूनन होनी चाहिए, लिहाजा मैं इसका एप्लीकेंट बनता हूँ। एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन alleged to have encroached upon, तो उस बंदे को भी मौका मिलेगा जिसने कब्जा किया हुआ है कि वो आकर अपनी सफाई पेश करे बिफोर हिम, रेवेन्यू ऑफिसर के सामने, एंड शो काज अगेंस्ट द पर्पस्ड एक्शन। तो जो उसने काम किया है वो बताए कि क्यों उसने कब्जा किया है। तो बात यहाँ पे सादा ही है कि अगर किसी ने कहीं पे कब्जा किया हुआ है और 3 पीरियोडिकल रिकॉर्ड जो हैं वो बन चुके हैं, अपडेशन 3 बार हो चुकी है पीरियोडिकल रिकॉर्ड में, और उस बंदे का कब्जा ही वहां पे शो हो रहा है, तो उसके बारे में रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो किसी की एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, उसको बुलाएंगे। अब 2 चीजें यहाँ पे, या तो इजेक्ट फ्रॉम लैंड, उसको वहां से उठा देंगे, दूसरी बात है बाय ऑर्डर, या फिर 3 बार जाहिर है अब पीरियोडिकल रिकॉर्ड बन चुका है और वो बंदा वहां पे ही था, अब वो कहेंगे बाई ऑर्डर प्रोक्लेम्ड इन द मैनर, प्रोक्लेमेशन या इश्तिहार देंगे 26 में, फॉरबिड रेपिटेशन ऑफ द एनक्रोचमेंट, तो कहेंगे मजीद यहाँ पे लोग कब्जा ना करें या ये बंदा मजीद जगह पे कब्जा ना करे। ये 2 चीजें। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है, जब हमने वो 33 पढ़ा था कि जमीनें जो हैं वो किस तरह से लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंडर आती हैं और इससे पहली ज़मीनें जो हैं वो किस तरह से उनकी ऑनरशिप शो होती है। तो यहाँ पे वो एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि एन एडिशन ऑफ दिस रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैव मेड बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने से पहले अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट बना हुआ है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 33 ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये पहले ये होता था ना, तो ये 1967 वाला तो बाद में आया, पहले ये अप्लाई होता था। तो इस एक्ट के तहत अगर पहले का किसी का कब्जा है वहां पे और अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ या किसी और ऐसे कानून की के हवाले से किसी बंदे का कब्जा है जो मनसूख हो चुका है, shall be deemed to be a periodical record for the purposes of this section, तो उसके रिकॉर्ड को, जो मौजूदा रिकॉर्ड है यानी उसका कब्जा जो है उसको पीरियोडिकल रिकॉर्ड समझ के जमीन उसको उसके कब्जे में ही रहेगी। सेक्शन सब इसका 2 देखिए, सब सेक्शन 2, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सब सेक्शन 1 शेल बी सब्जेक्ट टू एनी डिक्री। अब ये तो 2 बातें तो ये हो गई थी कि एक तो उसको उठा दिया जाए या फिर मजीद कब्जे से रोक दिया जाए। अगली बात है कि अगर इस एक्ट के आने से पहले, ये जो हमारा 1967 का, इससे पहले अगर वो जो है 1887 के तहत उसको जमीन मिली हुई है या किसी और कानून के अकॉर्डिंग मिली हुई है जो है वो खत्म हो चुका है, तो भी हम उसका ही कब्जा मानेंगे, उसको ही ऑनर समझेंगे। अगली बात उन्होंने यहाँ पे ये कर दिया कि अगर कोर्ट ने किसी को कह दिया है कि जी आप लीगल ऑनर हैं इसके, तो बस ठीक है, फिर हम यहाँ पे लैंड रेवेन्यू एक्ट खामोश हो जाएगा। 175A बहुत सारी किताबों में ये नहीं होगी, लेकिन अगर किसी के पास ऐसी बुक है जहां से वो रीड कर रहा है और ये नहीं है, तो इसको जरा तसल्ली से समझ लें, ये अपडेटेड है यानी अमेंडमेंट हुई है बाद की। पेनल्टी फॉर एनक्रोचमेंट, तो पेनल्टी क्या होगी जी? Whoever makes an encroachment on any village road, path or other common places and fails to remove the same, अगर किसी बंदे ने कब्जा किया हुआ है और रेवेन्यू ऑफिसर ने कहा कि भाई 30 डेज में, 30 डेज फिक्स्ड है, ठीक है, ये 30 डेज या कोई और डेज भी 40 भी दे सकते हैं, थोड़े दिन भी दिए जा सकते हैं, मामला अगर लड़ाई झगड़े की तरफ जा रहा है तो फौरी तौर पे उसे कहना है भाई आप यहाँ से उठ जाएं। अगर वो 30 डेज में, ये फिक्स है वैसे, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर इनको कम या ज्यादा कर सकता है एज पर द सिचुएशन। तो अगर वो बंदा वहां से नहीं उठता तो ऑफ अ नोटिस रिपीट्स एन एनक्रोचमेंट शैल इन एडिशन, या फिर दूसरी बात एक ये भी है ना कि एज मे बी फिक्स्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर बाय मींस ऑफ अ नोटिस, नोटिस दिया है और रिपीट्स एन एनक्रोचमेंट, या पहली बात तो ये थी कि उन्होंने उसको छोड़ दिया था, ठीक है, और क्या दिया था, प्रोक्लेमेशन कर दी थी कि मजीद आपने नया कब्जा नहीं करना, अब ये 3 बार पीरियोडिकली रिकॉर्ड हो चुका है, अब आप ठीक है बैठे रहें, तो लेकिन नया कब्जा नहीं आपने करना। लेकिन उसने क्या किया, उसने या तो उसको उठाया जाना था वो उठा नहीं,
या फिर जो प्रोक्लेमेशन जारी हुआ था कि नया आपने मजीद चीजों जमीन पे कब्जा नहीं करना, दोनों चीजें उसने नहीं मानी। ये दोनों चीजें देख लें, एक तो रिमूव नहीं हुआ, दूसरा उसने रेपिटिशन की है दूसरा। तो फिर क्या होगा, इन एडिशन टू एनी अदर एक्शन, तो कोई भी और एक्शन अगर होगा उसके साथ साथ फिर जुर्माना भी होगा। इन दो चीजों के साथ तब तक जुर्माना नहीं, अगर उसको उठा दिया गया है तो फिर कोई जुर्माना नहीं। अगर उसको रोक दिया गया कि मजीद आपने जमीन पे कब्जा नहीं करना, तो फिर भी कोई जुर्माना नहीं है। लेकिन अगर उसने इन दोनों चीजों पे अमल नहीं किया, दोनों में से किसी भी एक चीज जो उससे कही गई है, तो फिर उसको हम करेंगे फाइन। इन एडिशन टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अगेंस्ट हिम अंडर एनी लॉ, किसी और कानून के हवाले से भी तो हो सकता है ना, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उसको पनिश किया जाएगा बाई द रेवेन्यू ऑफिसर विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज, 500 रुपए तक पर इंक्रोचमेंट उसको जो है वो फाइन किया जाएगा। और अगर वो इंक्रोचमेंट नहीं उठाता तो फिर क्या होगा, इंक्रोचमेंट कंटिन्यूज विद अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 रुपीज पर डे। ठीक है, फिर जितने दिन वो लेट इंक्रोचमेंट उठाता है उसको 50 रुपए रोजाना की बुनियाद पर अजाफी जुर्माना, 500 ये हो गया, और 50 रुपए पर डे के हिसाब से 30 दिन के बाद चार्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 176 है पेपर्स केप्ट बाय विलेज ऑफिसर्स टू बी डीम्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट। वो जो होते हैं कागजात नंबरदार के पास समझ लें, या पटवारी साहब के पास, या इन लोगों के पास जो कागजात होते हैं ना, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, एनी रिकॉर्ड और पेपर विच विलेज ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो कानूनन उसके पास होता है कानूनी लिहाज से, और बाई एनी रूल, या कोई कानून बना है तो उसकी अगर कोई कॉपी है, इस एक्ट के तहत कोई रूल बना है, टू प्रिपेयर और कीप शेल बी डीम टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगा। और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लोगों के लिए, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा ना। नंबर 2 सबसेक्शन है, अ विलेज ऑफिसर शेल विद रिस्पेक्ट टू एनी रिकॉर्ड और पेपर इन हिज कस्टडी, जो उसकी कस्टडी में है, बी डीम्ड, वो होगा फॉर द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ द कानून शहादत। यहाँ पे ना पुराने में लिखा हुआ है एविडेंस एक्ट, तो अब नई जो अमेंडमेंट है उसमें कानून शहादत, क्योंकि ये 1904 में आ चुका था, लेकिन ये अमेंडमेंट बहुत लेट हुई है इस एक्ट के अंदर। 1967 में यहाँ पे एविडेंस का एक्ट का जिक्र है, तो उसको आपने छोड़ देना, ये कानून शहादत के तौर पे इसको आप लिया जाएगा। तो उस बंदे को जो है, उसके बंदे के पास जो भी कागजात हैं उनके जो पर्पसेस ऑफ द फॉर द पर्पसेस ऑफ कानून शहादत टू बी पब्लिक ऑफिसर, उस वो बंदा पब्लिक ऑफिसर समझा जाएगा, हैव इन द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसके पास पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, विद एनी पर्सन हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट, जिसको कोई भी बंदा इंस्पेक्ट यानी देख सकता है। 177 है, यहां तक तो कोई फीस नहीं, भी याद रखें, आगे फीसें लगने लगी हैं। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पेपर्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ पेपर्स हैं उनकी फीसें होती हैं। अब विलेज ऑफिसर के पास जो है ना, यानी पटवारी के साहब के पास, और कोई और हेडमैन है, नंबरदार वगैरह, इनके पास जो पब्लिक डॉक्यूमेंट मौजूद है ना, उनकी कोई यहाँ पे फीस का जिक्र नहीं है। 77 कहता है मैप्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स ओपन टू इंस्पेक्शन, तो जो लैंड रिकॉर्ड होता है या पेपर जो होते हैं वो ओपन टू इंस्पेक्शन होते हैं, उसको लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एंड द पेमेंट ऑफ सच फीस, जो रूल्स बने हैं उनके अकॉर्डिंग और जो पेमेंट तय हुई है उसके अकॉर्डिंग ऑफ सच फीस, जो फीस की पेमेंट तय है वो पेमेंट करनी है। एज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिस तरह से तय करता है इन दिस बिहाफ, इस मामले में, all maps and land record prepared or required to be prepared under this act, जो भी इस पूरे एक्ट में लैंड रिकॉर्ड बना है या बनाया जाना है, shall be open, वो ओपन होगा टू द इंस्पेक्शन ऑफ द पब्लिक एट रीजनेबल आवर्स। ये नहीं कि भाई को बंदा आके जो है वो रात के टाइम ऑफिस आवर के बाद जो है, पब्लिक रीजनेबल आवर्स का मतलब नॉर्मली पब्लिक जो पब्लिक ऑफिस आवर होते हैं ना, वही है। एंड सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेम, और उन कागजात के जो सर्टिफाइड एक्ट्स होते हैं या सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं वो भी फीस के साथ मिलेंगी, जो प्रेस्क्राइब्ड फीस। अगर किसी की जीरो फीस है तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी ना कुछ चीजें। फॉर एग्जांपल, अगर आप जमीन का अंदराज करवाते हैं ना जाके लैंड एक्विजिशन का पटवारी साहब के पास, तो वहां पे आप तीसरे चौथे लेक्चर में मैंने बताया था
कि भाई वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कॉपी देगा। तो इस किस्म के कुछ और मामलात भी हैं जिनमें फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी मिलती है, अगर उसकी फीस रखी हुई है तो फीस देनी पड़ेगी। अब एक और इसमें बात है कि कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पहले मिलती थी, लेकिन अब कंप्यूटराइज रिकॉर्ड आने के बाद अगली बात है कि प्रोवाइडेड दैट, इसमें एक प्रोविजन आ गई है that every public officer having the custody of computerized land records shall give to every person, वो हर बंदे को देगा on demand, डिमांड पर, certified extract from computerized land record or certified copies of computerized land record on payment of the prescribed fee। बात ये ऊपर वाली ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोविजन ये है कि ऊपर अगर कोई चीज फ्री भी थी तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर बाद में कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कोई फीस लगी है तो वो देनी है। 178 ये है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन रेवेन्यू ऑफिसर बिडिंग एट ऑक्शंस ऑन एंगेजिंग इन ट्रेड और एंगेजिंग इन ट्रेड। जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो बिडिंग के अंदर या बोली के अंदर जो ऑक्शन होता है उसके अंदर डायरेक्टली जो है वो या इनडायरेक्टली वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। परचेज और बिड फॉर ईदर इन पर्सन और बाई एजेंट, इन पर्सन या एजेंट के थ्रू, इन हिज ओन नेम, अपने नाम से, या इन दैट ऑफ अनदर, या किसी और के नाम से, या जॉइंटली किसी भी शेयर में, एनी प्रॉपर्टी में, विच एनी ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले में अगर आप यानी रेवेन्यू ऑफिसर जिस जिले में हैं वहां पे, या आप रेवेन्यू कोर्ट में हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बिडिंग हो रही है, जो ऑक्शन हो रहा है, उसके अंदर आप खुद या अपने किसी एजेंट के थ्रू हिस्सा नहीं ले सकते। दूसरी बात, इन कंट्रोवेंशन ऑफ एनी रूल मेड बाय गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एंगेज इन ट्रेड इन दैट डिस्ट्रिक्ट। तो आप अपने जिले के अंदर किसी और ट्रेड में भी गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स के खिलाफ जाके ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सबसेक्शन 2 में एक बात हुई है कि इजाजत दी गई, नथिंग इन सबसेक्शन 1, इस पूरे के अंदर ये जो दो बातें हैं, शैल बी डीम टू प्रिक्लूड एनी पर्सन फ्रॉम बिकमिंग अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1913। तो अगर किसी बंदे का किसी कंपनी में शेयर है और वो कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट के अंडर बनी हुई है, तो फिर ये ऊपर वाली बातें जो है ना ये नल एंड वाइड हो जाएंगी। प्राइवेटली इन पर्सन वो बंदा ये काम नहीं कर सकता। अगर उसकी कंपनी ये काम कर रही है और उसका शेयर होल्डर है कंपनीज एक्ट के अंडर कोई रेवेन्यू ऑफिसर, तो उसने जाहिर है टाइम टू टाइम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, और हो सकता है किसी वक्त ऐसा टाइम हो कि उसकी कंपनी जो है बिलफर्ज लाहौर के अंदर जो है वो जमीन जो है वो ऑक्शन में खरीद रही है, और वो बंदा उस वक्त लाहौर के अंदर, यानी ये डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है ना, तो वहां पे लाहौर में एम्प्लॉयड है। अगर कंपनी उसकी कर रही है तो फिर कोई इशू नहीं है, अगर वो बंदा इन पर्सन कर रहा है तो फिर इशू है, फिर कानून उसको इजाजत नहीं देता। मिसलेनियस देखते हैं, कुछ मुश्तरक चीजें हैं। 179 इफेक्ट ऑफ फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स। जब ऑर्डर फाइनल हो जाता है तो उसकी फाइनलिटी का मतलब क्या है? whenever in this act it is provided that a decision or order shall be, जब इस एक्ट में कहीं पे जिक्र हुआ है कि जी ऑर्डर है यहाँ पे फाइनल होगा, तो it shall be deemed to mean that no appeal lies from such decision or order। तो इसका मतलब ये होगा कि उस जहां पे फाइनल का वर्ड यूज हुआ तो उसके बाद उस ऑर्डर पे कोई अपील नहीं होगी। But nothing herein shall be construed as precluding the Board of Revenue from modifying, reversing, or setting aside any such decision or order under the provisions of section 184। 184 में पावर दी गई थी ना, वो किसी भी मामले को जब चाहे वो रिवर्स कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या सेट असाइड कर सकता है। तो जहां पे फाइनल हो चुका है वहां पे हम आम अवाम उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने मोशन पे जो है वो उसको ले सकता है और मॉडिफाई, रिवर्स या सेट असाइड कर सकता है। 180 है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ नंबरदार्स। ये जो नंबरदार्स होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है। देखिए कैसे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में जितनी बातें हुई हैं उसके अलावा देखिए ये बात सबसे टॉप पे जाने लगी है। अ हेडमैन जो होता है नंबरदार जिसको कहते हैं, शेल नॉट बी अपॉइंटेड, वो नहीं अपॉइंट होगा, नॉर शेल रूल
nor shall rules for the appointment be enforced। एक तो नंबरदार अपॉइंट नहीं होगा, ना उसके रूल्स बनेंगे किस इलाके में, ठीक है, टू एनी एरिया और पार्ट ऑफ द प्रोविंस, सूबे के किसी हिस्से में, वेयर द लॉ इन्फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के आने से पहले अगर जो वहां पे कानून लग रहा था उसके अंदर डिड नॉट प्रोवाइड फॉर मेकिंग ऑफ सच अपॉइंटमेंट रूल, तो अगर वहां पे नंबरदार के होने या इसके किरदार की या इसके ऊपर इसकी जरूरत की बात पहले कानून में नहीं हुई थी, तो ये जो एक्ट है 1967 का, ये रोक देता है कि वहां पे फिर नंबरदार नहीं रखा जाएगा। जिस तरह वो पहले लोग मामले को चलाते थे उस तरह चलेगा। हेडमैन उस सूरत में नहीं लग सकता अगर इस एक्ट से पहले वहां पे हेडमैन के बारे में कोई बात या कोई कानून नहीं था। हिस्ट्री को देखकर नंबरदार लगेगा। 181 है कि बार ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स अगेन रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर ने जो फैसला दिया है उसके बारे में देखते हैं कि इसको प्रोटेक्शन देता है कानून। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफिसर फॉर एनीथिंग डन और ऑर्डर टू बी डन इन गुड फेथ बाय हिम। है तो वैसे ये बड़ा क्रिटिकल मामला कि अगर गुड फेथ में है तो फिर आप नहीं कर सकते। अगर बेईमानी कहीं से किसी बात से साबित होती है तो फिर तो आप जो है वो अदालत में जा सकते हैं ना। ये एक शर्त है, यहाँ पे बहुत क्रिटिकल सी बात है कि अगर नो सूट, कोई जो है दावा, कोई प्रोसिक्यूशन, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती किसी रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ अगर उसने कोई ऐसा फैसला किया है जो गुड फेथ में है, जो गुड फेथ में है, जो नेक नियति से है, तो फिर तो नहीं होगा। अगर कहीं पे बदयानती साबित होती है तो फिर तो होगा। एज सच इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस ये एक्ट कहता है कि अगर गुड फेथ में कोई फैसला हुआ तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, ठीक है। और एनीथिंग एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, या कोई भी और कानून होगा तो वो भी यही कहेगा कि अगर जो है गुड फेथ में बात हुई है तो फिर आप नहीं कर सकते। और अगर कहीं पे जाहिर है बदयानती आपको महसूस हो रही है या कानूनन लग रही है तो फिर तो आप अपील भी करेंगे और प्रोसीडिंग में भी जाएंगे, फिर आप सारा कुछ करेंगे। ये यहाँ पे एक पॉइंट है कि गुड फेथ में हुई बात के ऊपर कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकती। 182 है पावर टू मेक रूल, तो वही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मेकिंग रूल करेगा। इसके अंदर अब थोड़ा सा इन्होंने बता दिया है कि एक तो पहली बात तो ये यहाँ पे कर दी है कि इन एडिशन टू द अदर रूल्स, बाकी जितने भी रूल्स हैं उनके साथ साथ विच मे बी मेड बाय इट अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंडर बनेंगे। 1968 में रूल्स वैसे बने हुए, मेक रूल्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, तो इस एक्ट के गैर हम आहंग नहीं होंगे। इस एक्ट के हम आहंग रूल्स बनाए जाएंगे। और वो कौन कौन से होंगे रूल्स वो भी जरा देख लेते हैं। नंबर 1, फिक्सिंग द नंबर एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट के बारे में रूलिंग करनी है। उसके बाद टाइम, प्लेस, द मैनर, ये जब हम इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे थे ना, ये असेसमेंट की और लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन की, तो वहां पे ये बात हुई थी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टाइम टू टाइम जो पेमेंट का मूड है, प्लेस है, मैनर है, उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। बी क्लास है कि फिक्सिंग द डेट्स, तारीख जो है वो फाइनल करनी है। ऑन विच प्रॉफिट्स आर टू बी डिविजिबल बाय हेडमैन, नंबरदार ने जो प्रॉफिट्स हैं उनको तकसीम कब करना है, ये तारीखें जो है ना ये भी इन्होंने करनी है। उसके बाद प्रेस्क्राइबिंग द फी टू बी चार्ज फॉर द सर्विस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर के काम के सिलसिले में जो फीसें वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तय करनी है। और जो इनके रेमुनरेशन है, जो अदायगियां हैं, कोई हेडमैन की है, सेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी सारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। डी इसमें यह है कि रेगुलेटिंग द प्रोसीजर इन केसेस वेयर पर्संस आर एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर और रिकॉर्ड और पेपर इन द कस्टडी ऑफ विलेज ऑफिसर। तो जो रेगुलेशन रूल्स हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनकी फीसें या इनकी कॉपीज का क्या तरीकाकार होगा वो सारा भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तय करेगा, उसकी रूलिंग भी ये देगा। ई क्लास है कि प्रिस्क्राइबिंग फॉर्म्स, वो जो फॉर्म्स होते हैं कि जी कॉपी लेने का फॉर्म क्या है, लैंड एक्विजिशन की इंफॉर्मेशन देने का फॉर्म क्या है, जमाबंदी का, ये इस किस्म की अगर कोई चीज आपने अप्लाई करनी है या कोई एंट्री है, या ये सारे फॉर्म्स की जो प्रेस्क्रिप्शन है ना वो भी
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताएगा। और एफ क्लॉज है इसकी कि जनरली फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट में अगर कोई और चीज कहीं पे कहीं रूल जरूरी है तो वो रूल्स भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही बनाएगा। 183 है रूल्स टू बी मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। तो अगर एक बार पब्लिकेशन हो चुकी है, रूल्स बन चुके हैं, उसके बाद अगर नया रूल ऐड करना है तो वो जो है पुराने जो कंडीशंस हैं उनको मद्देनजर रखकर होगा। यानी द पावर टू मेक एनी रूल्स अंडर दिस एक्ट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द रूल्स बीइंग मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। तो प्रीवियस पब्लिकेशन के बाद जो बने हैं वो सब्जेक्ट टू होंगे कंडीशंस ऑलरेडी जो मौजूद हैं। 184 है रिपील्स एंड सेविंग्स। तो देखिए इस एक्ट ये जो 1967 में आया है, इसके आने से कौन से कवानीन मनसूख हुए हैं और उन अगर कोई चीज बची है तो किस तरह से, ठीक है देखें। द एनेक्टमेंट्स मेंशन्ड इन पार्ट 1 ऑफ द स्केड्यूल आर हियर बाय रिपील्ड। दो हिस्से हैं जी इसके। ये जो स्केड्यूल है ना, स्केड्यूल ये होता है ना कि इस एक्ट के तहत कौन कौन से कवानीन का इफेक्ट जो है वो चेंज हुआ है। तो स्केड्यूल 1 है इसका, पार्ट 1 में 17 एक्ट या एनेक्टमेंट दी हुई हैं, वो सारी मनसूख हो गई हैं, ठीक है। इसके आने से ये सब मनसूख हैं, ये यहां तक ये बात कर दी गई पहले में। दूसरे में देखिए, अच्छा इसमें देखिए ये सारे पार्ट 1 के सारे जो है ना पार्ट 1 वाले वो मनसूख हो गए। ये दूसरी बात पार्ट 2 के बारे में लिखी गई होगी। ये तो सारे के सारे मनसूख हो गए ना। इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस होंगी ना, मुतल्लका प्रोविजन जो है वो रिपील होंगी। इसके मुतल्लका प्रोविजंस के अलावा जो उस एक्ट की चीजें होंगी वो बहाल रहेंगी। इसमें बाई पार्ट्स रिपील हुआ है, इसमें कंप्लीट रिपील हुआ। 2 सबसेक्शन देखिए, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन एनी एरिया द एनेक्टमेंट्स मेंशन्ड इन पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल शैल, वो हो जाएंगी पार्ट 2 में जितनी भी एनेक्टमेंट दी हुई हैं वो हो जाएंगी इफ एंड सो फार एज एप्लीकेबल टू दैट एरिया। अगर वो उस एरिया में एप्लीकेबल हैं जहां पे ये भी आ चुका है, ये भी एप्लीकेबल है, तो वो खत्म हो जाएंगी। पहली बात, सिंपल बात है। पहला हिस्सा इसका ये है कि पार्ट 2 में जो स्केड्यूल, पार्ट 2 स्केड्यूल में जो कवानीन दिए गए हैं ना, जो एक्ट्स दिए गए हैं, जहां पे ये 1967 वाला डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है और वो भी अप्लाई हो रहे थे, तो वो चूंकि इससे पहले के थे वो मनसूख हो गए। दूसरा इसका हिस्सा देखिए, एंड इन द इवेंट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बीइंग अप्लाइड टू एनी एरिया, और फिर किसी खास एरिया पर जहां पे ये 1967 वाला जो है रूल लग रहा है, खास एरिया पर स्पेशल इसकी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन लग रही है ऑफ दिस एक्ट बीइंग अप्लाइड टू एनी एरिया। पहले वो प्रोविजन नहीं थी। प्रोविजन क्या होती है, जिसको आप एक्सेप्शन कहते हैं। पहले वो प्रोविजन नहीं थी, वो वाला कानून अभी भी जहां पे अप्लाई हो रहा है। अगर डायरेक्टली जो है पार्ट 1 की बात करें, सारा मनसूख हो गया। पार्ट 2 में उसने कहा कि जहां जहां पे ये अप्लाई हो रहा है, अगर सेम चीज पहले पार्ट 2 वाली भी अप्लाई हो रही थी वो मनसूख हो गई। अब इवेंट टू इवेंट बात देख लेते हैं। उन्होंने कहा जिस इवेंट में, जिस केस में, जिस सिचुएशन में अब वाला जो एक्ट 1967 वाला है, इसमें कोई प्रोविजन आ गई है, पहले में नहीं थी, अब प्रोविजन आ गई है, पहले में वो चीज नहीं थी, अब इजाजत मिल गई है, या पहले जो कानून था अब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है, तो पिछले वाला मनसूख होगा, इसको मानकर चला जाएगा। इसके अलावा जहां पे प्रोविजन नई नहीं आई और ये एक्ट उन चीजों को डील भी नहीं करता, उस जगह पे वो पुराने का वो सेक्शन लग सकेगा। इसका मतलब एक्चुअल में ये बहुत टेक्निकल बात है, इसको आप 4-5 बार रीड करेंगे तो आपको समझ आएगी। नंबर 3 सबसेक्शन है, देखें हमने कहा कि जी पार्ट 1 में जो 17 एक्ट्स हैं वो सारे खत्म हो गए। पार्ट 2 में इवेंट टू इवेंट देखा कि जहां पे अब नई चीज आ गई है, पुराने की पुरानी चीज खत्म हो गई है, जहां पे नई चीज नहीं तो पुराने की चीज वो अप्लाई होगी। ये बात ठीक है ना। इस कानून में हो सकता है कोई चीज डील नहीं हुई तो पुराना एक्ट उसमें अगर कुछ था, तो ये वैसे भी कानून होता है कि अगर नई चीज नहीं है तो या तो अमेंडमेंट से आएगी या फिर पुराना कानून जो चल रहा होता है। इस एक्ट में भी बहुत जगह पे ये बात हुई है कि जो चीज इस एक्ट के आने से पहले है अगर वो मुबहम है यहाँ पे, तो उसी तरह चलेगी जिस तरह इसकी
इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट चल रही थी। तो ये वैसे इसी तरह ही होता है जिस तरह इसमें लिखा हुआ, लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ ये मेंशन कर दिया गया। Notwithstanding the repeal of the enactments mentioned in the subsection 2, ये जो 2 के अंदर बात हुई है, पहले तो हमने कहा सारा कुछ कैंसिल हो गया, दूसरे में हमने कहा कुछ चीजें कैंसिल हुई हैं, कुछ चीजें कैंसिल हुई हैं। इसको देखते हुए उन्होंने कहा कुछ चीजें जो कैंसिल हुई हैं उनमें ये वाली चीजें कैंसिल नहीं होंगी, याद रखिए, ये बहाल रहेंगी। ये उन्होंने तफसील दे दी है। इसमें क्या क्या आएगा? ऑल रूल्स, अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर मेड, नोटिफिकेशन, प्रोक्लेमेशन इशूड। जाहिर है इससे पहले असेसमेंट भी होगी, रिकॉर्ड ऑफ राइट भी बनता होगा, बाउंड्रीज भी लगी हुई होंगी, लायबिलिटीज भी होंगी, लोगों के बकाया जात भी होंगे, अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर, पोस्टिंग, जो भी आज तक बना हुआ होगा, शर्त यह है कि वो इस कानून से गैर हम आहंग ना हो, इनकंसिस्टेंट ना हो, फिर वो जारी रहेगा। दूसरी चीज ये तो थी पोस्टिंग वगैरह के रूल्स। अब जो असेसमेंट से मुतल्लिका है कि असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू डूली मेड, अप्रूव्ड, कंफर्म्ड, और इसके बारे में जो भी चीजें हो चुकी हैं वो भी जारी रहेंगी। नंबर 4 और 5 सबसेक्शन ये काफी डिटेल्ड हैं, लेकिन हमारे पास पंजाब में ये खत्म हो चुके हैं, ना इनसे क्वेश्चन आना है, ना हमने इनको रीड करना है। अगर किसी के पास पुरानी बुक है और इसको रटा लगाने बैठ गया है तो वो बराए मेहरबानी इसको छोड़ दे। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने आज पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को कंप्लीट कर लिया है। और इससे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि आप लोगों ने एतमाद किया, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, और आपके रिस्पॉन्स को देखकर हमने इसको मुकम्मल किया। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं यूट्यूब पे या जहाँ पे एकेडमीज़ में हो रहा है, इसको इतनी तसल्ली से शायद ही कहीं करवाया गया हो। आपके सामने वीडियोस मौजूद हैं, लोगों की वीडियोस भी मौजूद हैं, आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने काम नहीं करवाया, हो सकता है हमसे बहुत अच्छा करवाते होंगे, लेकिन जिस तरह एक छोटे लेवल पे आके छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन करके, जाहिर है मैंने इसको इस लिहाज से करवाया है कि जिस तरह सबका लॉ का बैकग्राउंड नहीं होता, हर बंदे को हर चीज सादा तरीके से समझ आने के लिए हमने इस चीज के ऊपर जो है वो मेहनत की थी। तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा। और इस इंशाल्लाह इसके बाद हम टेनेंसी और लैंड एक्विजिशन को भी करेंगे, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट जो है उसको भी हम देखेंगे। तो आप लोग मेहनत कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।